स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभिविजन में। आज हम सभी भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे प्रीएम्बल कहा जाता है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर भारतीय संविधान की प्रस्तावना दिखाई दे रही होगी। तो आइए सबसे पहले इसे पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। उसके बाद अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहकर पुकारा है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसीलिए संविधान की प्रस्तावना को संविधान की उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसने इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को सम्मिलित किए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप याद रखेंगे कि प्रस्तावना को मात्र एक बार संशोधित किया गया है। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे संशोधित किया गया है और इसके माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को सम्मिलित किया गया था। आपके स्क्रीन के ऊपर एक फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा होगा, जिसके अंतर्गत मैंने उद्देशिका के महत्व को समझाने का प्रयास किया है। तो आइए उद्देशिका के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के प्रारंभ में रखी गई उद्देशिका का संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। उद्देशिका में उस आधारभूत दर्शन तथा राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार स्तंभ है। उद्देशिका में जनता की भावनाएं तथा आकांक्षाएं सूक्ष्म रूप में समाविष्ट हैं। संविधानविदों ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा के समान माना है। इस फ्लो चार्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है। तो संविधान के प्राधिकार का स्रोत भारत की जनता है। कारण यह है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता की ओर से संविधान सभा के सदस्यों ने किया और उन्हीं के द्वारा इसे अंगीकृत किया गया। इसीलिए संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट है, राज्य का स्वरूप। राज्य के स्वरूप के बारे में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह उल्लेखित है कि राज्य एक संप्रभु राज्य होगा, समाजवादी राज्य होगा, पंथ निरपेक्ष राज्य होगा, लोकतांत्रिक राज्य होगा और गणराज्य होगा। यानी भारत का स्वरूप कैसा होगा? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। ओके, संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य है नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुलभ कराना। नेक्स्ट है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा और अवसर की समता को सुनिश्चित करना।
नेक्स्ट है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाना। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस बात को भी उल्लेखित किया गया है। भारतीय संविधान को स्वीकार कब किया गया? तो भारतीय संविधान को स्वीकार 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया था। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया था? संविधान सभा के एक सदस्य सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी के द्वारा दिया गया था। तो याद रखेंगे आप सभी। आइए अब हम सभी भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो निहित तत्व हैं उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, संविधान घोषित करता है कि भारत के लोगों ने ही संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित किया है, अतः इस देश की संप्रभुता अंततः लोगों में ही निहित है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह लोगों के उन आदर्शों व आकांक्षाओं जिन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता है की भी उद्घोषणा करता है। थर्ड पॉइंट है, आदर्श आकांक्षाओं से भिन्न है। कैसे भिन्न है? देखिए, संविधान द्वारा भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करने के आदर्शों को प्राप्त कर लिया गया है, परंतु आकांक्षाओं के अंतर्गत न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुता आदि तत्व हैं जिन्हें अभी भी प्राप्त किया जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, उद्देशिका आदर्श व आकांक्षाओं की प्राप्ति का साधन है। आइए अब हम सभी भारतीय संविधान की उद्देशिका के उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं, जिनमें फर्स्ट पॉइंट है संविधान के प्राधिकार का स्रोत स्पष्ट करना। उद्देशिका से स्पष्ट होता है कि संविधान के प्राधिकार का मूल स्रोत भारत के लोगों में निहित है। सेकेंड पॉइंट है संविधान निर्माण का उद्देश्य स्पष्ट करना। इसके अंतर्गत वस्तुतः उद्देशिका में उन सभी अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है जिन्हें भारत के लोगों ने सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करने की इच्छा की थी। थर्ड पॉइंट है उद्देशिका में संविधान के अधिनियम की तिथि का उल्लेख है। फोर्थ पॉइंट है उद्देशिका में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं सरकार के स्वरूप के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का भी वर्णन किया गया है। अब हम सभी भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित विभिन्न शब्दावलियों को समझने का प्रयास करेंगे, जिनमें फर्स्ट है संप्रभुता संपन्न यानी कि सॉवरेन। इसका क्या अर्थ है? तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। इससे स्पष्ट है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। संप्रभुता का क्या अर्थ है? संप्रभुता का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। वह अपनी किसी भी आंतरिक एवं बाह्य नीति निर्धारित करने के लिए किसी भी राष्ट्र के साथ संधि व मित्रता करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। इसमें स्पष्ट होता है कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में संप्रभुता लोगों में निहित है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी भाग से दावा छोड़ सकता है। तो संप्रभुता के मीनिंग को संक्षेप में सिर्फ आप इतना याद रखेंगे कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है तथा वह आंतरिक निर्णय एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ओके, नेक्स्ट जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया है वो है समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट। इसका क्या मीनिंग है? इसका फर्स्ट पॉइंट है समाजवाद यानी कि सोशलिज्म से संविधान का अभिप्राय है
लोकतांत्रिक साधनों से समाज के समाजवादी स्वरूप की प्राप्ति। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। ध्यान में रखेंगे, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाज, क्योंकि साम्यवादी समाज को राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। अतः हम यह कह सकते हैं कि भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है। यहां पर एक फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे कि भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का उल्लेख नहीं था। इसे 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से ऐड किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो नेक्स्ट शब्दावली का प्रयोग किया गया है वो है पंथ निरपेक्ष, जिसे हम सेक्युलर कहते हैं। इसका क्या मीनिंग है? फर्स्ट पॉइंट है भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य यानी कि सेक्युलर स्टेट है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारत एक धर्म विहीन, नॉन रिलीजियस, अधार्मिक, इरिलीजियस या धर्म विरोधी, एंटी रिलीजियस स्टेट है। इसका तात्पर्य क्या नहीं है, सबसे पहले आपको यह जानना है। तो सेक्युलर स्टेट का तात्पर्य यह नहीं है कि भारत एक धर्म विहीन, अधार्मिक या धर्म विरोधी राज्य है। यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप ध्यान में रखेंगे, धार्मिक के जगह अधार्मिक होना चाहिए। ओके, इसका सीधा अभिप्राय यह है कि यह राज्य स्वयं में धार्मिक नहीं है और सर्वधर्म समभाव के प्राचीन भारतीय सिद्धांत का अनुकरण करता है। इसका तात्पर्य यह भी है कि राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं करेगा, यानी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य धर्म को किसी नागरिक का व्यक्तिगत विषय समझता है, जिसमें किसी धर्म में विश्वास करने या न करने का अधिकार सम्मिलित है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद भी भारत अपने विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के कारण उस अर्थ में पंथ निरपेक्ष नहीं है जिस अर्थ में पश्चिमी देश हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्दावली का प्रयोग किया गया है वो है लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक। इसका क्या तात्पर्य है? तो देखिए, लोकतांत्रिक पद का तात्पर्य यह है कि केवल उन्हीं शासकों को सरकार चलाने का अधिकार है जो लोगों द्वारा निर्वाचित है। नेक्स्ट है भारत प्रतिनिधि लोकतंत्र की व्यवस्था का पालन करता है, दैट मीन्स कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का ये सपोर्टर है, जिसमें सांसदों यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स तथा विधायक यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज का सीधे जनता द्वारा निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पंचायतों व नगर पालिका के माध्यम से लोकतंत्र को अत्यंत निचले स्तर तक ले जाने का प्रयास किया गया है और ये प्रयास 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 एवं 1993 के माध्यम से किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखेंगे आप सभी। इसके होते हुए भी प्रस्तावना में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र को अपितु सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नेक्स्ट जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया है वो है गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक। ओके, तो आइए समझते हैं कि गणतंत्र का क्या मीनिंग है। अक्सर विद्यार्थी गणतंत्र और लोकतंत्र को एक ही मानकर चलते हैं, लेकिन दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है। तो आइए समझते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है राजशाही और सेकेंड है गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में।
वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे कि अमेरिका और जैसे कि भारत। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। किसके जरिए सत्ता में आता है? चुनाव के जरिए में सत्ता आता है। वो उत्तराधिकारिता के माध्यम से सत्ता में नहीं आता है, बल्कि चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि गणतंत्र के अर्थ में 2 और बातों को शामिल किया गया है, अर्थात गणतंत्र के अर्थ में 2 और बातें शामिल हैं। पहली क्या है? पहली यह है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है। और दूसरी क्या है? दूसरी यह है कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, यानी किसी भी प्रकार की स्पेशल प्रिविलेज क्लास नहीं होनी चाहिए एक सोसाइटी के अंतर्गत। ओके, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला रहेगा। ओके, तो गणतंत्र यानी रिपब्लिक का मीनिंग यहां पर सिर्फ इतना है कि गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। ओके, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो नेक्स्ट शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है वो है सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय। तो आइए समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। फर्स्ट पॉइंट है उद्देशिका, भारतीय राज्य को कल्याणकारी प्रकृति के माध्यम से नागरिकों को राजनीतिक न्याय यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की प्राप्ति सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी प्रकार की अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन के बिना सार्वभौम वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसे आप UAF कह सकते हैं, के द्वारा भारत में राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया गया है। यानी कि सभी को समान रूप से वोट देने का अधिकार है। भारत में राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि भारत के वे नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर है वो अपना मतदान कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है जबकि पिछड़े हुए नागरिकों के लिए आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत तथा अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 के द्वारा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से आर्थिक न्याय को भी सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के ये जो तत्व हैं उन्हें 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति से ग्रहण किया गया है। एक एक्स्ट्रा जानकारी मैं आप सभी को यहां देना चाहूंगा कि 1917 की रूसी क्रांति को 1917 की बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन्स रशियन रिवॉल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत नेक्स्ट जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है वो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता एक मुक्त समाज यानी ओपन सोसाइटी की अनिवार्य विशेषता है जो किसी व्यक्ति की बौद्धिक, मानसिक व आध्यात्मिक पक्षों के पूर्ण विकास में सहायता करती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के अंतर्गत व्यक्तियों को 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं तथा 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति
तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। तो ध्यान में रखेंगे कि स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट है, हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है, स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि स्वतंत्रता का अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। यानी कि संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है और वो शर्त रहित नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 से 1799 के बीच होती है से लिया गया है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श को कहां से ग्रहण किया गया है? फ्रांस की क्रांति से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ओके, जो कि 1789 के अंतर्गत होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत नेक्स्ट जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया है वो है समता, दैट इज इक्वालिटी। ओके, तो इक्वालिटी का क्या मीनिंग है? इक्वालिटी का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, यानी किसी भी प्रकार का स्पेशल प्रिविलेज नहीं होना चाहिए और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक की स्थिति और इस अवसर की समता प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं और वो कौन कौन से डायमेंशन है? फर्स्ट है नागरिक समता, राजनीतिक समता और आर्थिक समता। प्रावधान नागरिक समता मौलिक अधिकारों पर निम्न सुनिश्चित करते हैं, जैसे कि विधि के समक्ष समता, यानी विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 के अंतर्गत मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, जो कि आर्टिकल 16 के अंतर्गत मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत, दैट मीन्स की एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो कि आर्टिकल 17 के अंतर्गत मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है उपाधियों का अंत, जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 18 के अंतर्गत इसे मेंशन किया गया है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स को। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान में 2 ऐसे उपबंध भी हैं जो राजनीतिक समानता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं, और वे 2 उपबंध कौन कौन से हैं? तो प्रथम है धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। ओके, यानी उसे डिस्क्वालीफाई घोषित नहीं किया जाएगा। और इस बात का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 325 के अंतर्गत इस बात को मेंशन किया गया है। दूसरा है लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 के अंतर्गत मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आर्टिकल 39 है। महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 39 के अंतर्गत महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। आर्टिकल 39 के अंतर्गत इस बात को मेंशन किया गया है। राज्य के नीति निदेशक
सिद्धांत में इस बात को मेंशन किया गया है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में 36 से 51 के बीच इसे उल्लेखित किया गया है। ओके, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, अपने ओपिनियन को कमेंट करें, अपने सजेशन को कमेंट करें, या आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, पॉलिटिकल साइंस तथा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।